back with another part of artificial intelligence. लास्ट टाइम हमने सर्चिंग टेक्निक्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली थी. आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि हम सर्च करते क्यों हैं बेसिकली, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर्च स्ट्रेटेजी का मतलब क्या. फाइन. तो मैंने आपको जैसे बताया ही था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक ऐसी स्टडी है जहाँ पे हम क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं अपने ऐसे एजेंट्स, ठीक है, बिल्ड करते हैं अपने ऐसे एजेंट्स जो रैशनली बिहेव करें. फाइन. वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस कि क्या एजेंट क्या होते हैं, ठीक है, एंड ऑल दैट. तो वो आप मेरी लास्ट वीडियो में देख ही सकते हैं. तो क्या होता है ना, कई बार ना हमारे जो एजेंट्स होते हैं ना, वो ना अपने ना टास्क को, मतलब अपने गोल को अचीव करने के लिए ना कुछ सर्च स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं बैकग्राउंड में. ठीक है, आई रिपीट अगेन कि जो हमारे एजेंट्स होते हैं ना, अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ सर्च स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं. फाइन. तो हमारे पास क्या होता है, एक जो सर्च प्रॉब्लम होती है, कोई भी सर्च प्रॉब्लम हुई, वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है. फर्स्ट स्टेट स्पेस, फाइन, अगली स्टार्ट स्टेट, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज गोल स्टेट. ठीक है. स्टार्ट स्पेस क्या होता है, सारी की सारी पॉसिबल स्टेट्स वेयर यू कैन बी है. ठीक है. स्टार्ट स्टेट से आपको पता है, ये जो पहले जहां से वो स्टार्ट करेगा, गोल जहां पे उसको पहुंचना होगा, मतलब उसकी डेस्टिनेशन. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं अब अपने टाइप्स की. तो सबसे पहले हमारी टाइप में आती है इन्फॉर्म स्ट्रेटेजीज. ठीक है. इन्फॉर्म स्ट्रेटेजी क्या कहती है, नाम से ही क्लियर है, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके पास. इन्फॉर्मेशन किस चीज की, इन्फॉर्मेशन है गोल की. ठीक है. उसके पास इनफ इन्फॉर्मेशन है अपने गोल की, जो उससे बहुत ही एफिशिएंट स्ट्रेटेजी बनाता है सर्चिंग. ठीक है. जब आपको किसी चीज के गोल के बारे में पता हो कि आपको कहाँ जाना है, तो आप इजीली वहां पे पहुंच सकते हो विदाउट एनी मोर एफर्ट. फाइन. और अनइन्फॉर्म्ड क्या होता है, अनइन्फॉर्म्ड कहता है हमारे पास कि उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, जाए उतनी जितनी उसको क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है. फॉर्म स्ट्रेटेजी के बाद गोल है, तो ये जो अपना ये हमारा सोल्यूशन है, ये क्विकली फाउंड करता है. ठीक है. एज कंपेरिजन टू अनइन्फॉर्म्ड ये स्लो है. ठीक है. या इसकी इन्फॉर्म्ड की कॉस्ट हमारे पास लो होती है, ज़्यादा नहीं होती, इसकी कॉस्ट हाई होती है. ये लेस टाइम लेता है. एज लेस टाइम क्यों लेगा, क्योंकि इसके पास गोल नोड का पता है, तो ऑब्वियसली लेस टाइम लेगा. इसके पास नहीं है तो ये टाइम भी एक्सीड करेगा. फाइन. ये लेंथ ही कम होता है. ठीक है. स्टेप्स इसके अंदर कम लगते हैं, और ये नॉलेज यूज़ करता है. फॉर द सर्चिंग प्रोसेस ये नॉलेज नहीं यूज करता. ये थोड़े बहुत डिफरेंस है. ठीक है. और मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करूंगी, तो आपको वहाँ पे इसके डिफरेंस आ जाएंगे. 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्म्ड एंड अनइन्फॉर्म्ड स्ट्रेटेजी, और उसके बाद इन्फॉर्म्ड स्ट्रेटेजी की एक टाइप आ जाएगी, एक्सप्लेन करो, या अनइन्फॉर्म्ड स्ट्रेटेजी की एक टाइप आ जाएगी, एक्सप्लेन करो. ओके. सो हम अपने अनइन्फॉर्म्ड स्ट्रेटेजी की फर्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे अभी, दैट इज BFS. BFS मोस्ट बहुत ही ज़्यादा कॉमन स्ट्रेटेजी है, सर्चिंग स्ट्रेटेजी. दिस इज ब्रेड फर्स्ट सर्च. यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है ABCD. ये है मेरा लेवल 0, ये है मेरा लेवल 1, ये है मेरा लेवल 2. ठीक है. तो हमारा ब्रेड फर्स्ट सर्च क्या करता है, ये मींस ये पहले अपने नेबर्स में देखता है कि कोई नोड रह तो नहीं गई है. जैसे कि B का नेबर है C का नेबर है D. ठीक है. ये पहले अपने साथ वाले लोगों को देखेगा, यहाँ होता तो यहाँ जाता, यहाँ होता तो यहाँ जाता, फिर ये नीचे जाएगा, फिर मतलब अपना लेवल चेंज करेगा. मतलब लेवल बाद में चेंज होएगा. ठीक है. लेवल की जो बारी है वो बाद में आएगी, पहले वो अपने नेबर्स के सारे नोड्स को विजिट करेगा. फाइन. आई होप आपको क्लियर हो गया. और हाँ, ये हमेशा सोल्यूशन फाउंड करता है, हमें हमेशा सोल्यूशन मिल ही जाता है इसका मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है ना. और उसके बाद ये फीफो. ठीक है. फीफो स्ट्रेटेजी मतलब क्यू. ठीक है. इसके डिसएडवांटेज क्या है ना, कि ये स्पेस बहुत ज़्यादा लेता है. कभी हमारा जो मतलब क्या कह सकते हैं कि हमारा जो लेवल ऑफ नोड्स है, ठीक है, वो सिंस ईच लेवल ऑफ नोड इज सेव्ड फॉर क्रिएटिंग नेक्स्ट वन, इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ मेमोरी स्पेस. फाइन. सो स्पेस रिक्वायरमेंट टू स्टोर नोड इज एक्सपोनेंशियल, और मे बी टाइम भी कई बार ज़्यादा लेता है, क्योंकि अगर हमारा जो रूट नोड हुआ वो गोल नोड से बहुत ज़्यादा दूर हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है फिर. ठीक है. तो इसके ये 2 डिसएडवांटेज है ना. DFS तो होता है, ये BFS का उल्टा होता है. ये क्या करता है, ये पहले अपने नीचे लेवल्स पे जाता है, फिर अपने नेबर्स को सर्च करता है, मतलब डेप्थ वाइज क्या करेगा, अपने डेप्थ वाले लेवल्स को देखेगा. फाइन. और इसमें क्या होता है, इसमें LIFO यूज होता है.
लीफो यूज मतलब स्टैक, ठीक है। एंड थर्ड मोस्ट स्टेप इसका कि ये टाइम और स्पेस दोनों ही कम लेता है, तो ये जो उसका डिसएडवांटेज था इसका एडवांटेज है, ठीक है, कम लेता है। मिलना हमेशा जरूरी नहीं होता, तो कई बार ये इनफाइनाइट लूप पे भी चला जाता है, तो इसका ये डिसएडवांटेज है कि हमेशा इसका जो एल्गोरिथम मे नॉट टर्मिनेट एंड गो ऑन इन्फिनिटली ऑन वन पाथ, मतलब कि एक ही पाथ पे चला जा रहा है, तो ठीक है। और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो डिपेंड होता है नंबर ऑफ पाथ पे, तो इट कैनॉट चेक डुप्लीकेट नोड्स यूनिफॉर्म कोर्सेज। ये बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है। इसका सीन पता है क्या, इस पर ना तो ये क्या करता है, ये ना BFS की तरह चलता है ना DFS की तरह, ये अपने कोस्ट के हिसाब से चलता है। जहाँ पे कोस्ट कम होएगी ना ये वहाँ पे जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा गोल नोड है G, गोल नोड है हमारा G और स्टार्टिंग नोड है हमारा S, ठीक है। S से A का डिस्टेंस कितना, A की पाथ कोस्ट कितनी है A, और B की पाथ कोस्ट कितनी है 4। ये जो 1 और 4 है ये पाथ कोस्ट है, ठीक है। तो ये कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे A की तरफ जाएगा। अब A से C और D में कितनी कोस्ट है, A से C है 3 और A से D है 2, तो ये कहाँ जाएगा S to A to D, फाइन, ऐसे जाएगा। तो और जहाँ पे मतलब गोल नोड पे ये रीच करेगा मिनिमम कोस्ट के हिसाब से, ठीक है। BFS के जैसा ही है, इसको कहते हैं इट इज आइडेंटिकल टू BFS, फाइन। सो इफ इट इज आइडेंटिकल टू BFS, सो आई थिंक इसका जो हमें सोल्यूशन है वो हमेशा मिल ही जाता है। डेप्थ लिमिट सर्च, सबसे पहले ये DFS के जैसा होता है, इसमें हम क्या करते हैं, लिमिट डिसाइड कर लेते हैं, डेप्थ लिमिट। तो जितनी ही डेप्थ लिमिट होगी उतना ही ट्राइवर्स करेगा। तो अगर हमारा गोल नोड हुआ G, ठीक है, और मैंने दे दिया कि मेरी डेप्थ लिमिट है 2, तो ये G पे कभी आएगा ही नहीं, मतलब गोल नोड पे कभी रीच ही नहीं करेगा। मतलब ये जरूरी नहीं है ये हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन दे, इट विल नॉट प्रोवाइड द ऑप्टिमल सोल्यूशन, फाइन। इसका एडवांटेज क्या हो सकता है, ये मेमोरी एफिशिएंट है, ठीक है ना, ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, ठीक है। और इसका जो डेप्थ लिमिट सर्च है ना, ये ड्रॉबैक सॉल्व करता है किसका, इनफाइनाइट पाथ का, जो डेप्थ फर्स्ट सर्च में आ जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है, कई बार ना इनफाइनाइट पाथ पे चला जाता है, तो ये उसका डिसएडवांटेज दूर कर देता है। कैसे, जब हमने एक लिमिट डिसाइड कर दी तो ये इनफाइनाइट पाथ पे जा ही नहीं सकते। आइटरेटिव डीपनिंग सर्च ये क्या कहता है, ये कॉम्बिनेशन है BFS और DFS, ये क्या कहता है कि find out the best depth limit and does it by gradually increasing the limit until a goal is found। मतलब क्या होता है, इसने दोनों के एडवांटेजेस ले लिए, ठीक है। और जो हमारे पास लास्ट वाला था डेप्थ लिमिट सर्च, उसका डिसएडवांटेज ये कैसे दूर कर रहा है वो देखते हैं हम कैसे। जैसे कि मैंने कहा था वहां पे डेप्थ लिमिट डिसाइड करनी है, ठीक है। डेप्थ लिमिट इसमें भी डिसाइड होगी, लेकिन वो चेंज होती रहेगी, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहेगी हमारी लिमिट, जब तक हमें गोल मिल नहीं जाता है। मेरी लिमिट ले ली मैंने 1, ठीक है, और मेरा गोल नोड है G, ठीक है। मैंने लिमिट ले ली 1, तो मेरा पहले ट्राइवर्स क्या होगा, S से B, मतलब लेवल 0 है ये, लेवल 1, ठीक है। तो S से B आएगा, ठीक है, B से फिर ये C आएगा, ठीक है, एंड ऑल दैट ऐसे चलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मुझे अपना गोल नोड नहीं मिला, ये चेक भी करेगा क्या S हमारा गोल नोड है, नहीं है, B हमारा गोल नोड है, नहीं है, C हमारा गोल नोड है, नहीं। फिर ये 2 पे आएगा, फिर 2 पे सर्च करेगा, फिर S से B से D पे आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये सारे ट्राइवर्स करेगा EFG। अब G देखेगा, G क्या हमारा गोल नोड है, यस, तो मिल जाएगा। अगर G भी हमारा गोल नोड नहीं होता, फिर हमारी लिमिट इंक्रीज होके क्या आ जाती, 3 कर देते हम अपनी लिमिट इंक्रीज होके। अगर K होता हमारा गोल नोड तो मिल जाता, फाइन। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, BFS DFS दोनों को यूज कर रहे हैं, और जो हमारा डेप्थ लिमिट सर्च था उसके डिसएडवांटेज को हमने यहाँ पे दूर कर दिया, ठीक है। बाय डायरेक्शन सर्च, बाय डायरेक्शन सर्च थोड़ा सा मतलब यूनिक है, इन सबसे डिफरेंट भी है, और मोस्ट प्रोबेबली आ जाता है पेपर में। बायडायरेक्शनल क्या कहता है, ये रन करता है, इट रन्स 2 साइमल्टेनियस सर्चेस। कैसे, मतलब 2 सर्चेस पैरेलली रन हो रही है, कैसे, वन फ्रॉम इनिशियल स्टेट एंड अदर फ्रॉम फाइनल स्टेट, मतलब एक सोर्स नोड और एक गोल नोड, ठीक है। 2 साइमल्टेनियस सर्चेस हो रही हैं, S है, G है, एक ऊपर से सर्च शुरू हो रही है, नीचे से शुरू हो रही है, फाइन। तो ये जो होगी पहली वाली हम इसको बोलेंगे फॉरवर्ड सर्च, और ये फाइनल वाली होगी इसे बोलेंगे हम बैकवर्ड सर्च, ठीक है। Bidirectional search replaces one single search graph with 2 smaller subgraph in which one starts the search from an initial vertex and other from the goal vertex.
ठीक है। मतलब क्या होता है इस पे, जैसे एक एस ऊपर से शुरू हुआ और जी नीचे से शुरू हुआ, तो ये देखते हैं ये कहाँ मीट हुए, द पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्ट ना, वहां पे हमारी सर्च खत्म हो जाती है, मतलब वहां सर्च हमारी स्टॉप हो जाएगी जहां ये दोनों सर्च इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम ये नहीं देखते कि हमारे गोल नोड को रीच किया, तो हमारे गोल नोड को रीच करने वाला सीन ही है यहाँ पे देखते हैं जहां हमारे दोनों सर्चेस ने इंटरसेक्ट किया वहां पे ये स्टॉप हो गया। फाइन, सो दिस इज आवर एग्जांपल। इसमें हमने क्या किया है, हमने देखना है एक इनिशियल स्टेट है हमारी ये स्टेट, ठीक है, और जी है हमारी गोल स्टेट। तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो हम यहाँ से ट्रैवल किया, हमने पीछे वाली सर्च लगाई है, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। ऐसे हमने गोल स्टार्ट वाली लगाई, हम यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है। द पॉइंट 9 पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, ये होगी हमारी इंटरसेक्शन नोड, ठीक है। ये हमारी इंटरसेक्शन नोड हुई, तो यहाँ पे मतलब हमारी सर्च स्ट्रेटेजी स्टॉप हो जाएगी। दिस इज बाय डायरेक्शन। बाय डायरेक्शन मतलब दो ऊपर से नीचे से स्टार्ट करना है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन स्टार्ट होगा और एल्गोरिथम टर्मिनेट्स कहाँ होगा, जहाँ पर ये दोनों मीट हो जाएंगे। फाइन, बाय डायरेक्शनल सर्च इज कंप्लीट इफ वी यूज BFS इन बोथ सर्चेस। हम आते हैं अपनी नॉलेज, रीजनिंग एंड रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज, रीजनिंग एंड रिप्रेजेंटेशन, 3 वर्ड्स, और इसको हम कह सकते हैं KRR, KR स्केल, ठीक है। ये क्या है अब, humans are best at understanding, reasoning and interpreting knowledge. Human know things which is knowledge. As per their knowledge they perform various actions in the real world. Fine, अब humans क्या है, humans अपने knowledge के हिसाब से action perform करते हैं, मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था, ठीक है। वो बेस्ट होते हैं अंडरस्टैंडिंग में, रीजनिंग है एंड इंटरप्रेटिंग द नॉलेज। फाइन, और वो अपने नॉलेज के हिसाब से एक्शन परफॉर्म करते हैं रियल वर्ल्ड में। बट ये मशीन के अंदर कैसे आएगा, बट हाउ मशीन डू ऑल दिस थिंग्स कम अंडर KRR। फाइन, तो KRR क्या है, यही है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रियल वर्ल्ड सो दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड कैन यूटिलाइज दिस इंफॉर्मेशन टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। फाइन, मतलब KRR रिस्पॉन्सिबल है मशीन कोई चीज समझे, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करे, नॉलेज गेन करे और एक्शन परफॉर्म करे, जैसे कि डायग्नोसिस अ मेडिकल कंडीशन और कम्युनिकेटिंग विद ह्यूमंस इन नेचुरल लैंग्वेज। फाइन, अब कुछ चीज वो बाहर से लेती है, कोई इनपुट लेती है, उसको समझती है, समझना मतलब नॉलेज लेना, नॉलेज गेन करना, उसको समझना मतलब रीजनिंग करना, रिप्रेजेंटेशन मतलब एक्शन परफॉर्म करना, उसको रिप्रेजेंट करना यूनिक वे में। Fine. It is also a way which describe how we can represent knowledge and AI. Knowledge representation is not just storing data into some database. It also enables an intelligent machine to learn from the knowledge. ठीक है ना। अब क्या होता है ना कि अगर हम जैसे कि कुछ ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है वो इनपुट सिर्फ एक डाटाबेस में ना स्टोर करके रख दिया, वो नहीं, नहीं, उस डाटाबेस को समझना, अंडरस्टैंड करना, उसको देखना कि वो नॉलेज कैसे यूज हो सकती है, उसको मतलब उसको यूनिक वे में रिप्रेजेंट करना। यूनिक वे में रिप्रेजेंट करने का मतलब है इंटेलिजेंट एक्शन शो करना। फाइन, इंटेलिजेंट मतलब कि उतना ही इंटेलिजेंटली बिहेव करना जैसे ह्यूमंस करते हैं। काइंड ऑफ नॉलेज, हमारे पास कुछ काइंड्स ऑफ नॉलेज है, दैट ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आराम से। फर्स्टली ऑब्जेक्ट्स, all the facts about objects in our world domains, ठीक है, all the facts about objects in our world domain, that is object, like जैसे कि गिटार contains strings, मतलब कुछ फैक्ट बताना, इस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ फैक्ट बताना, that is, जैसे ये गिटार contains strings, मतलब ये एक फैक्ट है कि गिटार के strings होते हैं, मतलब गिटार कंटेन करता है किसको, स्ट्रिंग को, ठीक है। इवेंट्स, इवेंट्स क्या होता है, इवेंट्स आर द एक्शन विच अकर इन द, कोई भी एक्शन परफॉर्म ऑन रियल वर्ल्ड इन टाइम में, दैट इज इवेंट्स। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस क्या होता है, डिस्क्राइब बिहेवियर विच इन्वॉल्व्स नॉलेज अबाउट हाउ टू डू द थिंग्स, मतलब कि परफॉर्मेंस बताना किसी चीज की, जैसे कि कोई एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है, एक्शन परफॉर्म कैसे करते हैं, नॉलेज के थ्रू परफॉर्म करते हैं, मतलब नॉलेज लगती है उसमें, तो उसकी परफॉर्मेंस नोट करना, उसका बिहेवियर नोट करना जिसमें नॉलेज इन्वॉल्व हो। फाइन, फैक्ट, फैक्ट्स आर द ट्रूथ अबाउट द रियल वर्ल्ड एंड व्हाट इज प्रेजेंट। फैक्ट मतलब कोई भी सच्चाई, कुछ भी एग्जिस्टेंस हो रही है कहीं पर किसी भी चीज की, वो चीज मतलब कुछ रियल ट्रूथ, ठीक है। उसके बाद मेटा नॉलेज, नॉलेज अबाउट नॉलेज। उसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ नॉलेज। टाइप्स ऑफ नॉलेज हमारे पास कुछ इस प्रकार से हैं, डेक्लरेटिव नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज, मेटा नॉलेज, ह्यूरिस्टिकल नॉलेज। फाइन,
सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। सबसे पहले आती है हमारे पास डेक्लरेटिव नॉलेज। डेक्लरेटिव नॉलेज क्या होती है? इट इज टू नो अबाउट समथिंग, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन नोन, ठीक है। इट इंक्लूड कंसेप्ट, फैक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कंसेप्ट, फैक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट, ये इसको इंक्लूड करता है। और क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, और इसको हम डेक्लरेटिव सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करते हैं। फाइन। उसके बाद आता है प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ नॉलेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोइंग हाउ टू डू समथिंग, फाइन। इट कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड टू एनी स्टार्ट, मतलब रूल्स, स्ट्रेटेजीज आ जाती है ना, जहाँ पे कुछ रूल्स होना, मतलब ये चीज कैसे होएगी, ठीक है, मतलब ये डिपेंड करता है टास्क पे, ठीक है ना। डेक्लेरेटिव हो गया सिंपल, एक नॉलेज पे डिपेंड करता है, मतलब समथिंग जो कुछ है, प्रोसीजरल कुछ फैक्ट्स पे, ये चीज कैसे होएगी, ठीक है। उसके बाद मेटा नॉलेज। मेटा नॉलेज होता है नॉलेज अबाउट द अदर टाइप्स ऑफ नॉलेज। ह्यूरिस्टिक नॉलेज इज रिप्रेजेंटिंग नॉलेज ऑफ सम एक्सपर्ट्स इन अ फील्ड और सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर नॉलेज क्या होते हैं? ये बेसिक नॉलेज टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये रिलेशनशिप फाइंड करते हैं बिटवीन वेरियस कंसेप्ट लाइक काइंड ऑफ, पार्ट ऑफ और ग्रुपिंग ऑफ समथिंग, मतलब ये रिलेशनशिप फाइंड करते हैं हमारे कंसेप्ट्स और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। फाइन। ये थोड़ी बहुत डेफिनेशन आ सकती है टाइप्स ऑफ नॉलेज के, मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन इजीली। इंटेलिजेंस, नॉलेज और इंटेलिजेंस का ना बहुत सही, मतलब आपस में रिलेशन है, आप बहुत आराम से लिंक कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक तरफ है हमारे पास नॉलेज और एक तरफ है इंटेलिजेंस। Knowledge of real world play a vital role in intelligence and some of creating artificial intelligence. Like कैसे? अगर हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं होगी तो मैं जो एक्शंस है ना मेरे, वो इंटेलिजेंट नहीं होंगे। फाइन। सो तो मेरे एक्शन को इंटेलिजेंट बनाने का सबसे ज्यादा काम क्या करता है? नॉलेज। अगर मुझे किसी चीज की नॉलेज नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है कि ये जो पेन है ये कैसे पकड़ते हैं, ठीक है, हाउ टू होल्ड द पेन, तो उसका एक्शन क्या होगा? जो मेरा राइटिंग है वो अच्छी नहीं आएगी। ऑब्वियसली जो मतलब मेरा एक्शन होंगे वो इंटेलिजेंट नहीं होंगे। इंटेलिजेंट मतलब मेरे जो एक्शन होंगे वो यूटिलिटी बेस्ड नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, रैशनल एक्शंस नहीं होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज इफ यू मेट अ पर्सन हु इज स्पीकिंग इन इंग्लिश विच यू डोंट नो, देन हाउ विल यू बी एबल टू एक्ट ऑन दैट? द सेम थिंग अप्लाइज टू द इंटेलिजेंट बिहेवियर ऑफ द एजेंट्स। फाइन। मतलब अगर हम किसी इंसान को मिले, ठीक है, पर्सन को मिले, उसको इंग्लिश आती है और आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप उससे कैसे इंटरेक्ट कर सकेंगे? नहीं कर पाएंगे। यही हमारे इंटेलिजेंट एजेंट्स के बारे में होता है। नॉलेज की एक साइकिल है, जो कुछ कंपोनेंट्स है उसके अंदर, दैट इज परसेप्शन, लर्निंग, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, रीजनिंग, प्लानिंग एंड इट इज एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करना एक्शंस को। फाइन। परसेप्शन, परसेप्शन आपको पता है कैसे इनपुट लेना, हम बाहर से कैसे इनपुट लेते हैं। फाइन। हमारा फर्स्ट काम हो गया इनपुट लेना, और वो सेंसरी इनपुट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, विजुअल फॉर्म में हो सकता है, और एनी किसी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लर्निंग कंपोनेंट। लर्निंग कंपोनेंट क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग फ्रॉम डाटा कैप्चर्ड बाय परसेप्शन कंपोनेंट, मतलब जो हमने इनपुट ली है, हमने जो इनपुट ली है उससे लर्न करना, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 कंपोनेंट्स का काम। मतलब परसेप्शन से जो भी इनपुट आई है, जो वो की किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ऑडियो, विजुअल और एनी अनदर फॉर्म, ठीक है, उसको लर्निंग एलिमेंट क्या करेगा? उससे कुछ ना कुछ लर्न करेगा, उससे कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है इन द कंप्लीट साइकिल द मेन कंपोनेंट्स आर नॉलेज, रिप्रेजेंटेशन एंड लर्निंग। आ गया हमारे पास KR², ठीक है। These two components are involved in showing this intelligent in machine like human. These two components are independent with each other but are also coupled each other. जैसे कि कैसे? अब जो learning element आया उससे knowledge मिलेगी, ठीक है, और जो input ली है उससे भी knowledge मिलेगी, ठीक है, और उसको समझना और उसके बारे में समझना, उसके बारे में प्लानिंग करनी, मतलब प्लानिंग इन सेंस हम कोई एक्शन करते हैं, हम किसी चीज को समझते हैं, हम प्लान करते हैं कि उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, दैट इंक्लूड्स प्लानिंग, ठीक है। एंड द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन डिपेंड ऑन द एनालिसिस ऑफ KR²। मतलब हम कोई भी नॉलेज लेते हैं, कोई भी हमने नॉलेज गेन करी, ठीक है, उसके बारे में प्लान करना कि ये स्टेप में, ये वाला एक्शन में कैसे एग्जीक्यूट करूंगी, उसके लिए पूरी प्लानिंग चाहिए होती है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्लानिंग चाहिए होती है, और फिर एग्जीक्यूशन। समझ आ गया आपको? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी कैसे परसेप्शन,
सबसे पहले जो हमारी इनपुट है किसी भी फॉर्म में हो सकती है लर्निंग। लर्निंग एलिमेंट उसमें से कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करता है। इन्फॉर्मेशन गेन होएगी वो नॉलेज में कन्वर्ट होएगी, उससे नॉलेज लेगा। नॉलेज मतलब नॉलेज उससे इनपुट से नॉलेज रिप्रेजेंट करेगा, उसे समझेगा, देखेगा, विजुअलाइज करेगा। उसके बाद उसको प्लानिंग करेगा कि कैसे अपने सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को परफॉर्म करना है। देन लास्ट इज एग्जीक्यूशन। फाइन। नाउ टेक्निक्स ऑफ केआर। टेक्निक्स ऑफ केआर में क्या होता है, हमारे पास कुछ टेक्निक्स है जैसे हमारी नॉलेज रिप्रेजेंट हो सकती है। पहले आता है हमारे पास लॉजिक रिप्रेजेंटेशन। लॉजिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है हमें? Logic representation is a language with some concrete rules which deal with the proposition and has no ambiguity in representation. मतलब मैं आपको सीधी सी भाषा में बताऊं कि लॉजिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन ड्रॉ करना, draws a conclusions, ठीक है, बेस्ड ऑन वेरियस कंडीशन। ठीक है, हमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, उनको देख के कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करना, दैट इज ऑल अबाउट लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। और आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है लॉजिक्स यूज करना। ठीक है, दिस रिप्रेजेंटेशन लेज डाउन सम इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन रूल्स। ठीक है, कम्युनिकेशन रूल्स इन्वॉल्व करता है बेसिकली, ये सिंटेक्स और सिमेंटिक्स को यूज करता है। ठीक है, उसके बाद each syntax can be translated into logic using syntax and semantics. I already declare you. इसका मतलब क्या होता है? It determines which symbol we can use in knowledge representation. मतलब क्या है ये syntax और semantics क्या देखते हैं? एक तो ग्रामर देखते हैं, ठीक है, ग्रामर देखते हैं, एरर्स देखते हैं, कोई एरर्स तो नहीं आ गई है, और हम कौन से सिंबल यूज कर सकते हैं अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद लॉजिक रिप्रेजेंटेशन ना दो मेन लॉजिक्स में डिफाइन है, दैट इज प्रेडिकेट लॉजिक एंड प्रोपोजिशनल लॉजिक। फाइन, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में मतलब नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एडवांटेज भी डिस्कस कर लेते हैं लॉजिक रिप्रेजेंटेशन के। एडवांटेज के लॉजिक रिप्रेजेंटेशन के, इट इनेबल्स अस टू डू लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, इट इज द बेसिस फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस क्यों है? क्योंकि इसमें लॉजिक इन्वॉल्व हुआ है, कोई कंडीशंस दी हुई है, उसके कंक्लूजन्स निकालने हैं। सो इट बेस है ये किसका? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसमें कुछ ना चैलेंजिंग रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है ना, अब उस मतलब कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस जिसके साथ हमें काम करना पड़ रहा है। ठीक है, दिस टेक्निक में नॉट बी वेरी नेचुरल और इन्फरेंस में नॉट बी सो एफिशिएंट। मतलब इसका जो रिजल्ट्स है वो इतने एफिशिएंट नहीं है। लाइक सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन। सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है हमें? सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन आर द अल्टरनेटिव ऑफ प्रेडिकेटिव नॉलेज। प्रेडिकेट मैंने आपको बताया था, उसके प्रेडिकेट लॉजिक और प्रोपोजिशन लॉजिक उसका एक अल्टरनेटिव है रिप्रेजेंट करने का नॉलेज का। ठीक है, हम सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में कर सकते हैं? हम ग्राफिकल फॉर्म में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, हम पिछले वाले उसमें हम लाइंस के फॉर्म में कर रहे थे, मतलब लाइंस लिख रहे थे, उसमें हम सिमेंटिक मतलब कि सिमेंटिक और सिंथेटिक जो भी होती है मतलब एरर्स रिमूव कर रहे थे, ग्रामेटिकल देख रहे थे, और कौन से रूल्स यूज हो सकते हैं वो देख रहे थे। इसमें हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकल वे में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ इज अ और काइंड ऑफ रिलेशन में। जैसे कि हमारे पास ग्राफ होते हैं, ग्राफ मतलब नोड्स की फॉर्म में। मैं आपको बताती हूँ। सपोज जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि जेरी इज अ कैट, जेरी इज अ कैट, जेरी इज अ मैमल। ठीक है, और जेरी इज आउंड बाय मुकेश। तो ये क्या बनेगा? जेरी हम यहाँ बना देंगे जेरी कैट, जेरी इज अ कैट, ठीक है, आउंड बाय इज अ मैमल, जेरी इज अ कैट, कैट इज अ मैमल, ठीक है, और जेरी इज आउंड बाय प्रिया। ठीक है, ये हमने देख लिया, जेरी इज अ कैट, जेरी इज अ मैमल एंड जेरी इज आउंड बाय प्रिया। दैट इज ऑल अबाउट दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस वे में भी हम अपनी नॉलेज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज प्रोडक्शन रूल्स। प्रोडक्शन रूल्स क्या कहते हैं? ये ना किसके ऊपर? कंडीशंस और एक्शंस पे बेस्ड होते हैं। कैसे? कंसिस्ट ऑफ कंडीशन एक्शन। ठीक है, ये हमारा कंडीशन एक्शन पे बेस होता है। अगर इफ कंडीशन देन एक्शन, अगर ये हुआ ठीक तभी एक्शन परफॉर्म होगा। If at bus stop and bus arrive then action get into the bus। मतलब if at bus stop and bus arrives
मतलब अगर बस स्टॉप पे बस अराइव हुई देन गेट इनटू द बस, तब बस में आप जाके बैठ जाइए। मतलब अगर इफ बस स्टॉप पे आई, ठीक है, अराइव हुई, तब आप जाके उसका एक्शन क्या होगा, ये कंडीशन हो गई हमारी। एक्शन क्या हुआ कि आप बस में जाके बैठ जाइए। या if bus arrive at destination then action get down from the bus, मतलब प्रोपोजिशनल लॉजिक। अब प्रोपोजिशनल लॉजिक जैसे मैंने आपको बताया था, ये किसके टाइप है, हमारी लॉजिक रिप्रेजेंटेशन की टाइप है। यस, आपको याद हो सबसे वाली टेक्निक हमारी जो थी लॉजिक रिप्रेजेंटेशन की, उसकी टाइप है ये हमारी। ये हमें क्या कहती है, प्रोपोजिशनल लॉजिक इज द सिंपलेस्ट form of logic where all statements are made by proposition. A proposition is a declarative statement which is either true or false. It is a technique of knowledge representation in logical and mathematical form. मतलब ये either true और false की फॉर्म में होती है, सबसे बड़ा पॉइंट हमारा, ठीक है। It is a technique of knowledge representation in logical and mathematical form. Logical और mathematical form का मतलब है true और false के फॉर्म में, यानी बूलियन फॉर्म में होती है हमारे पास ये। लॉजिकल जैसे कि ये द सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, दिस इज लॉजिकल, एंड द 3 + 3 = 7, दिस इज मैथमेटिकल, ठीक है। ये प्रोपोजिशन से मिलके बनती है, मतलब ट्रू और फॉल्स के बीच में रहती है। बूलियन लॉजिक है, 0 और 1 पे बिहेव करेगा, ठीक है। और ये या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती, मतलब ट्रू होगा या फॉल्स होगा, फाइन, दो, बट इट कैन नॉट बी बोथ, ठीक है। दीज कनेक्टिव्स, मतलब ये ना कनेक्टिव्स होते हैं इसमें। प्रोपोजिशनल लॉजिक कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, रिलेशंस और फंक्शंस एंड लॉजिक कनेक्टिव। इन लॉजिक कनेक्टिव्स को हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी कि लॉजिक कनेक्टिव्स होते क्या हैं आगे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे टू मेन वर्ड्स, टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। ये 4 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ, व्हाट इज टोटोलॉजी। बीच में क्वेश्चन आ जाता है, 5 नंबर में आया, इसी बार ही आया था ये क्वेश्चन, व्हाट इज टोटोलॉजी, और उसके बाद एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन आगे आया था, व्हाट इज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी एक सिंगल लाइन का आंसर है, अ प्रोपोजिशन फॉर्मूला विच इज ऑलवेज ट्रू, मतलब जो हमेशा ट्रू होगा उसे हम टोटोलॉजी कहेंगे। और कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो हमेशा फॉल होगा, प्रोपोजिशन फॉर्मूला विच इज ऑलवेज फॉल्स, ठीक है। और इसमें एक ना डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ये है इसमें कि ये ना रिप्रेजेंट करता है सिर्फ प्रॉब्लम्स जो कि ट्रू और फॉल्स हो, मतलब ऐसी प्रोपोजिशंस नहीं डिस्कस करेगा जैसे कि वेयर, हाउ, व्हाट, ऐसी प्रोपोजिशंस डिस्कस नहीं होती जिसमें क्वेश्चंस, कमांड्स और ओपिनियंस आ जाते हैं, वो डिस्कस नहीं होती, तो ये इसका डिसएडवांटेज। सिंटैक्स ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक, इसके 2 टाइप्स हैं, एटॉमिक प्रोपोजिशंस एंड कंपाउंड प्रोपोजिशन। एटॉमिक प्रोपोजिशंस क्या होते हैं, ये सिंपल प्रोपोजिशंस है, ठीक है। It is consist of single proposition symbol. With these are the sentences which is either true or false. ठीक है, जैसे ट्रू और फॉल्स का एग्जांपल मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया था। 2 + 2 = 4, दिस इज ट्रू प्रोपोजिशन। और सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, दिस इज द फॉल्स। और द सन इज कोल्ड, ये फॉल्स हो गया। और कंपाउंड क्या होता है, ये 2 या 2 से ज्यादा एटॉमिक प्रोपोजिशन से मिलके बनता है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा एटॉमिक सेंटेंसेस से मिलके बनता है, जैसे कि इट इज रेनिंग टुडे एंड स्ट्रीट इज वेट, ठीक है, बन गया ये। इट इज रेनिंग टुडे एंड स्ट्रीट इज वेट, मतलब एक या एक से ज्यादा ऑटोमिक प्रोपोजिशन से मिलके बनता है ये, ठीक है। और इसमें लॉजिक कनेक्टिव्स यूज होते हैं। लॉजिक कनेक्टिव्स मैं बताऊंगी आपको अब क्या होते हैं। लॉजिक कनेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे पास, जो कंपाउंड प्रोपोजिशंस को जोड़ने में मदद करते हैं, कंपाउंड प्रोपोजिशंस को आपस में जोड़ने में काम आते हैं, जो इसके अंदर सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि इट इज इफ इट इज रेनिंग दो इट इज एंड स्ट्रीट इज वेट, ठीक है। मैं आपको जैसे एग्जांपल देती हूँ। हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, पहले टाइप्स डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले आता है नेगेशन, मतलब नेगेटिव कह सकते हैं हम इसको। ये ऐसे डिक्लेयर होता है, दिस फॉर्म, दिस सिंबल एंड दिस सिंबल, जैसे कि जो नेगेटिव को डिक्लेयर करे, ठीक है। लिटरल कैन बी आइदर पॉजिटिव लिटरल और नेगेटिव लिटरल, ठीक है। ये आइदर पॉजिटिव होता है, और मतलब कि जो लिटरल होता है इधर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट ये जो होता है ना, ये चीज ये नेगेटिव को डिक्लेयर करती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कंजक्शन। कंजक्शन होता है हमारे पास दिस को, मतलब
एंड को डिक्लेयर करता है। जैसे कि राहुल इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, तो क्या होगा, राहुल इज इंटेलिजेंट, राहुल इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। ये हो गया राहुल इज हार्ड वर्किंग, ये हो गया राहुल इज इंटेलिजेंट, और इसका जो बने कनेक्टिव्स वो ये बने, इस फॉर्म में ये रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किसकी फॉर्म में, कनेक्टिव्स की यूज करके। ठीक है, ये कंपाउंड प्रोपोजिशंस हो गए। डिसजंक्शन, डिसजंक्शन होता है हमारे पास दिस फॉर्म, और की फॉर्म में। राहुल का इज अ डॉक्टर और इंजीनियर, एक चीज हो सकती है वो। इम्प्लीकेशन, जब हम किसी को इम्प्लाइज करते हैं, ठीक है, जैसे कि दिस वन, इफ इट इज रेनिंग देन स्ट्रीट इज वेट, अगर ये होगा तो ये होगा, यानी इफ कंडीशन आ गई। बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल मतलब दोनों पे, जैसे कि आई एम ब्रीथिंग आई एम अलाइव। ठीक है, इफ आई एम ब्रीथिंग देन आई एम अलाइव, इफ आई एम ब्रीथिंग देन आई एम अलाइव, अगर मतलब दोनों एक दूसरे को इम्प्लाइज कर रहे हैं। ठीक है, नेगोशिएशन, जब भी हमें नेगेटिव को रिप्रेजेंट करना, कंजक्शन एंड दिस कंजक्शन और इम्प्लाइज, यानी इफ देन कंडीशन आ जाती है यहाँ पे हमारे पास, बाय कंडीशनल देन, तब दोनों एक दूसरे को इम्प्लाइज कर रहे हैं। ठीक है, कंडीशंस में यहाँ पे आपको साथ शेयर कर देती हूँ एक बार दोबारा से। हम इसमें ओपिनियंस, सम और नन नहीं कर सकते, तो ये इसकी लिमिटेशंस हो गई। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है 2-3 नंबर में कि आप उसकी लिमिटेशंस लिखिए। ये बात आते हैं हमारे पास रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस। रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होते हैं, वी नीड इंटेलिजेंट कंप्यूटर्स व्हिच कैन क्रिएट न्यू लॉजिक फ्रॉम ओल्ड लॉजिक और बाय एविडेंस। मतलब क्या करना, कंक्लूजन ड्रॉ करना गिवन एविडेंस और फैक्ट से, ये हमारे पास काम होता है रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस। आगे होगी डेफिनेशंस, तो क्या होता है, क्रिएशन ऑफ न्यू कंक्लूजन्स फ्रॉम और एविडेंस, जो भी हमें दिया हुआ है फैक्ट्स और एविडेंस है उससे न्यू कंक्लूजन्स ड्रॉ करना, मतलब न्यू लॉजिक ड्रॉ करना, न्यू लॉजिक ड्रॉ करना फ्रॉम ओल्ड लॉजिक। दिस इज रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस। तो रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस हमारे पास कुछ होते हैं, टाइप्स होते हैं इसके, वो हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली टाइप्स है हमारे पास, इसमें याद रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, नोटेशन कह सकते हैं बेसिकली, नोटेशन कहा जाता है इसको। इसका मतलब क्या है, the Modius-Ponens rule is one of the most important rules of inference. It states that if P and P implies Q is true, then we infer that Q will be true. अगर P implies Q true है and P true है, then हम infer कर सकते हैं, implies कर सकते हैं कि Q भी true होगा। एग्जाम्पल दे देते हैं, देखो अगर हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, if I am sleepy then I go to the bed, ये हमारे पास क्या हो गया, P implies Q, और इसमें स्टेटमेंट 2 क्या हुई, जो P implies कर रहा है I am sleepy, P, और उसे कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर लिया, then I go to bed, ये Q हो गई। Hence proof 2, if P true हुई, P implies Q true है, मतलब अगर मैं sleepy लग रहा हूं तो मैं बेड पे जाऊंगा, अगर मुझे नींद आ रही है तो मैं बेड पे जाऊंगा, तो इसकी P स्टेटमेंट क्या है, मैं स्लीपी हूं तो कंक्लूजन क्या निकाल दिया, तो मैं बेड पे जाऊंगा। हाँ ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पहला टाइप, मॉडियस पोनेंस। टॉलेंस, ये इसकी नोटेशन क्या है, P implies Q, नेगोशिएशन P, नेगोशिएशन P। इसका मतलब क्या है, अगर P implies Q ट्रू है और नेगोशिएशन Q ट्रू है, देन नेगोशिएशन P ट्रू होगा। कैसे, अगर मुझे नींद आ रही है मैं बेड पे जाऊंगा, ये हो गया इफ आई एम स्लीपी देन आई गो टू बेड, स्टेटमेंट Q क्या हो जाएगी, आई डू नॉट गो टू बेड, क्यों, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही, ये भी ट्रू हो गया। मतलब स्टेटमेंट क्या होगी, वही सेम, इफ आई एम स्लीपी देन आई गो टू द बेड। अब स्टेटमेंट 2 क्या हुई, आई डोंट गो टू द बेड, which infers that I am not sleeping, जो कि प्रूव कर दिया नेगोशिएशन P। फाइन, तो सिलोगिज्म क्या होता है, इसका मैं बता देती हूँ आपको साथ। इफ P implies R is true,
whenever PQ is true and QR is true. ये तब तब ट्रू होगा जब जब ये दोनों ट्रू होंगे, ठीक है। इफ P implies R is true whenever, इसमें whenever आएगा, whenever P implies Q is true and Q implies R is true। मैं बताती हूँ कैसे। हमारे पास स्टेटमेंट 1 क्या है जो P implies Q करेगी, if you have home key then you can unlock my home। अगर तुम्हारे पास मेरी घर की होम की है तो तुम मेरा घर अनलॉक कर लो, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या है, अगर तुमने मेरा घर अनलॉक कर लिया देन यू कैन टेक माई मनी। और कंक्लूजन क्या है, अगर तुम्हारे पास मेरे घर की होम की है तुम मेरे पैसे ले सकते हो, दैट इज P implies R। लास्ट दैट इज डिसजंक्शन सिलोगिज्म। इसमें क्या आता है हमारी नोटेशन, ठीक है। इसका मतलब है और नेगेशन, ठीक। ये क्या कहता है, द डिसजंक्टिव सिलोगिज्म रूल स्टेट दैट इफ P और Q is true and negation P is true then Q is true। बताती हूँ कैसे। स्टेटमेंट 1 क्या है, टुडे इज संडे और मंडे, ठीक है। स्टेटमेंट 2 होगी टुडे इज नॉट संडे, तो मतलब कंक्लूजन क्या आ गया, टुडे इज मंडे। फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, जो कि क्या करेगा, सारे के सारे प्रोपोजिशन लॉजिक के जो भी डिसएडवांटेज है उसको अपने एडवांटेज बनाएगा, उसको कवर करेगा सारे, उसके बारे में भी, उसके भी रूल्स ऑफ इन्फरेंस है वो सारा हम डिस्कस करेंगे।